नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 एग्जाम हो या फिर कोई अन्य एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए हम लोग यहां पर समसामयिकी डिस्कस करने जा रहे हैं। सेगमेंट वाइज इसको करेंगे। 2022 और 21 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां शामिल करेंगे। आर्थिक घटनाक्रम की जैसे ये शुरुआत कर रहे हैं, इसका चैप्टर 1 है, यानी कि एक एपिसोड ये आ रहा है, पहला चैप्टर। ऐसे ही आगे जितनी जिस सेगमेंट में जरूरत पड़ेगी हम आगे बढ़ाते चलेंगे, उसको कवर करते चलेंगे। चैप्टर 2 जरूरत पड़ेगी तो चैप्टर 3। एक एपिसोड में 50 प्रश्न होंगे। आज ये पहला एपिसोड है। यहां पर जो नंबरिंग की है ये टोटल समसामयिकी का नंबर है, यानी ये पहला वीडियो है। यहाँ पे ये टॉपिक है और यहाँ पर चैप्टर है, यानी कि एक टॉपिक में हो सकता है इसका पहला चैप्टर अभी आया है, दोबारा जो आए तो आर्थिक घटनाक्रम ना आए, दोबारा हो सकता है आपका खेल जगत का प्रश्न आ जाए, या आपका पुरस्कार आ जाए, या आपका जो राज्य व्यवस्था का घटनाक्रम है वो आ जाए, तो उसके चैप्टर ऐसे यहाँ पे बढ़ते चलेंगे। आर्थिक घटनाक्रम का पहला चैप्टर अभी हो सकता है, दूसरा बाद में आए, जिससे लास्ट तक हम लोग कवर कर पाए। लगभग 1000 क्वेश्चन का टारगेट लेके हम लोग चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो करंट के हैं उनका दायरा बहुत बढ़ रहा है। 30-35 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उनका जो पूछने का दायरा है और जो तरीका है वो अब अलग हो गया है। पहले लिस्ट सेगमेंट थे, वहां से पढ़ के हमारे करंट के क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन अब वैसे नहीं हो रहे हैं और इस कारण से हमको दायरा बढ़ाना पड़ेगा। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। आप इसको फॉलो करिए, आप निश्चित लाभ होगा। हर साल की तरह हमारा प्रतिदिन टेस्ट प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है 5 मई से। जिन लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट भेजी है उन लोगों को डिटेल जल्दी ही भेजे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को भेजे जा चुके हैं। आप लोग भी अगर इससे जुड़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम में क्या है, कैसे है, कितनी फीस है, तो 6307281212 पर मैसेज कर दें। 1-2 दिन में ये ऐप पर भी लाइव हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और आज के आर्थिक घटनाक्रम के चैप्टर 1 के पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। आज 50 प्रश्न करेंगे। जब चैप्टर 2 आएगा तो इसका हम 51 नंबर प्रश्न से आगे चलेंगे, 100 तक करेंगे। जितने क्वेश्चन जहां से भी बनेंगे हम पूरा कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, ये इसका उद्देश्य है। पीडीएफ के लिए अगर आप चाहेंगे तो जो लोग टेस्ट सीरीज लोग ज्वाइन करने वाले लोग हैं उनको ये पीडीएफ साथ में वैसे ही दे दिया जाएगा। आप किसी भी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से हमारे जुड़ते हैं तो ये सब हम आपको एग्जाम से 10-15 दिन पहले से प्रोवाइड करा देते हैं, आप रिवाइज कर लेते हैं। बाकी लोगों के लिए क्या है और कुछ व्यवस्था हम करेंगे। चीन ने किस वर्ष तक वैश्विक रोबोटिक इनोवेशन हब बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रोड मैप की घोषणा की है। चीन ने कहा है कि 2025 तक वो खुद को वैश्विक रोबोटिक हब के तौर पर डेवलप कर लेगा। 2025 तक ये टारगेट इसने रखा है। 2021 में विश्व रोबोट रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान एशिया प्रशांत में सबसे शीर्ष देश थे जहां पर रोबोटिक टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पर आपका सिंगापुर है और फिर जापान की बारी आती है जहां पर ऑटोमेशन का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दें। बीमा नियामक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं में किसे शामिल नहीं किया है। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और इसने अभी ये घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं की सूची जारी की, तो किसको इसमें शामिल इसने नहीं किया है। ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको आप IRDA बोलते हैं, तो ये इसने अभी जो लिस्ट अपनी जारी की है उसमें LIC है, GIC री है, न्यू इंडिया है, इसको तो बताया है, लेकिन HDFC का इससे कोई मतलब नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IRDAI की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हैदराबाद में इसका मुख्यालय पड़ता है और इसके अध्यक्ष इस समय SC खुटिया, सुभाष चंद्र खुटिया है। सेबी ने डेटा पर अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, तो पैनल का हेड किसे नियुक्त किया है? ये सेबी ने किस पे किया है? प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, तो इसके M साहू जो है वो हेड बनाए गए हैं। ये प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का जो पुनर्गठन हुआ है उसके हेड। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स कौन सा है, तो ये हो जाएगा IC15। इसको लॉन्च करने की घोषणा किस ऐप ने की है? कौन सा ऐप इसको लॉन्च करने जा रहा है? तो ये ऐप है क्रिप्टो वायर। इस ऐप का नाम है
क्रिप्टो वायर, क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, भारत में भी ये बढ़ रही है। तो क्रिप्टो वायर ने IC15 क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स, जो कि भारत का पहला होगा, उसको घोषित किया है। मिशन अमानत क्या है? अमानत से आपको लग रहा होगा कि आपकी जैसे कोई अमानत हो, लेकिन ये प्रश्न है रेल से संबंधित। रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान आपकी ही अमानत है, लेकिन रेल वाली अमानत की बात हो रही है। उसको पाने को आसान बनाने की जो तरीके हैं, उसके लिए जो एक योजना चलाई है रेलवे ने, उसका नाम है मिशन अमानत। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत की केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस टेलीकॉम कंपनी में सबसे बड़ी शेयरधारक बनने का निर्णय लिया? तो भारत सरकार की मतलब भारत की जो केंद्र सरकार है, तो भारत सरकार का निर्णय है टेलीकॉम में अपना हिस्सेदारी बढ़ाने का। तो ये कंपनी है वोडाफोन आइडिया। इसमें भारत सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी, इसमें भारत सरकार हिस्सेदारी बढ़ाएगी। पहले वोडाफोन और आइडिया अलग अलग हुआ करते थे, बाद में दोनों ने मर्जर कर लिया था और एक हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद घाटे में चल रहे हैं, इनकी स्थिति बहुत सही नहीं चल रही है। तो अब इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। अभी 35.8% हिस्सेदारी लेने का लक्ष्य रखा गया है। और वोडाफोन के पास भारत सबसे बड़ा जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार भारत सरकार 35.8% का हिस्सेदार हो जाएगा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और जो वोडाफोन है, वोडाफोन के पास 28.5% की, और जो इसमें आइडिया है, आइडिया के पास रह जाएगा 17.8%। ये मोटे मोटे शेयरधारक इसके हो जाएंगे। भारत कौशल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? भारत कौशल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ये जो प्रतियोगिता हुई है, इसमें उड़ीसा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। 270 विजेताओं को 61 स्वर्ण पदक, 77 रजत पदक, 53 कांस्य पदक, ये सारी चीजें मिली, लेकिन इसमें उड़ीसा जो रहा है वो नंबर 1 रहा है, और उड़ीसा ने जीता है 51, और 51 पदकों के साथ उड़ीसा नंबर 1 रहा है। इसमें 10 गोल्ड है, उड़ीसा की जो गोल्ड है वो 10 है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत की किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निजी बैंक की बात हो रही है, तो इसमें अगर SBI वगैरह दिया होता तो आप वैसे ही निकाल देते, खैर यहां दिया नहीं है। इसमें HDFC को सम्मानित किया गया है। HDFC की स्थापना 1994 में हुई थी, बहुत पुराना नहीं है। शशिधर जगदीशन इस समय इसके CEO है, और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है ये आपका मुंबई में पड़ता है, ठीक है। WESP 2022 रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि का क्या अनुमान लगाया गया है? ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट की बात हो रही है। WESP का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2022। इस रिपोर्ट में भारत की पहले जो विकास दर GDP वृद्धि की बात कही गई थी वो थी 8.4%, लेकिन अब इसको घटाकर 6.5% कर दिया गया है। 6.5% कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ का वैश्विक महिला स्वास्थ्य टेक पुरस्कार किसे दिया गया? ये स्टार्टअप को दिया गया है, तो किसे दिया गया? एक है निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा है एनेकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है, ऐसे नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को दिया जाता है जो उभरते बाजारों में महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। वैश्विक महिला स्वास्थ्य का टेक पुरस्कार है, तो जो मेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए काम करते हैं उनको दिया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह मनाया जाता है 16 जनवरी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आप अपने शेयर का बटन दबाइए और इसको स्टेटस पर लाइए, लोगों को ग्रुप में शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक किए बिना मत जाइएगा, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक किए बिना भी मत जाइएगा। और आप क्या चाहते हैं, अगर कोई चीज और चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछना मत भूलिएगा। अगला जो प्रश्न है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 के अंतर्गत किस राज्य को सबसे अधिक पुरस्कार दिया गया है? सबसे ज्यादा पुरस्कार किस राज्य को मिले? तो ये कर्नाटक को मिले हैं। स्टार्टअप में कर्नाटक को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले हैं, और स्टार्टअप वहां पे 46 राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों में 14 इसको मिले हैं। 14 इसको मिले हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि बेंगलुरु जो क्षेत्र वहां पे स्टार्टअप बहुत सारे हैं, तो इसी कारण से वहां पे ज्यादा स्टार्टअप है, तो ज्यादा वहां पे कर्नाटक के स्टार्टअप को पुरस्कार भी मिले हैं।
दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन डिजिटल रूप से आयोजित किया गया। क्या यह डिजिटली हुआ है? इस आयोजन का विषय दुनिया का राज्य था, है ना, किंगडम ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 की गई थी। क्या ये बात सही है? 1971 में इसकी स्थापना जनवरी में की गई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी में पड़ता है। जो स्थान है वह है कोलोग्नी, कोलोग्नी में पड़ता है और यह पड़ता है स्विट्जरलैंड में। तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्लास श्वाब इसके इस समय संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय पतियों की संख्या 102 से बढ़कर कितनी हो गई? ये ऑक्सफैम के अनुसार है, क्योंकि अलग अलग कई सूचियां जारी की जाती हैं। तो भारत में पहले 102 थे और इधर लॉकडाउन आया, आर्थिक रूप से सब लोग तंग थे, 40 अरबपति और बढ़ गए और यहां पर अब अरबपतियों की संख्या हो गई 142। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो सबसे जो 100 मतलब अगर पूरे विश्व की आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहां पर अरबपति हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अरबपति सबसे ज्यादा कहां है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम तो कहीं ना कहीं फिर डिस्कस ही करेंगे, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर जो नहीं देते हैं वो एग्जाम में भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। तो वहां पे भी आपको वो परेशान करेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको उत्तर जरूर देना है। यूपीआई ऑटो पे लॉन्च करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी है? ऑटो पे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया रिलायंस जियो ने और यूपीआई ऑटो पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में पेश करने वाली पहली कंपनी बन गई। कौन कौन बन गई? जियो। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी किसी ने ऐसा और नहीं किया था। इसमें होगा क्या? मान लीजिए आपका रिचार्ज होना है, मान लीजिए कोई बिलिंग होनी है, मान लीजिए कि जहां पे ऐसे कटने हैं, कहीं पे भी आपको पेमेंट करना है, कोई पेमेंट करना है, तो वहां पर आप लगा देंगे तो ऑटो पे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको कुछ पैसा देंगे, ये लेने की बात करते हैं। सेबी की निवेशक शिक्षा पर सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सेबी ने निवेशक शिक्षा पर, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन की बात हो रही है, सारथी ऐप लॉन्च किया। किसने? सेबी ने। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, किसने लॉन्च किया? सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992। दो बातें यहां पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्ष इसके कौन है? अजय त्यागी है क्या इस समय? जब ये बात हो रही है जनवरी की, तब अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन इस समय सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के प्रेसिडेंट इस समय कौन है? अभी ये प्रश्न भी आने वाला है, तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए सेबी के प्रेसिडेंट कौन है इस समय? सेबी प्रेसिडेंट। तुरंत उत्तर दीजिए। जो लोग तुरंत उत्तर देते हैं, मानिए कि उनका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। महावी पुरी बुच, एम पुरी बुच, एम पुरी बुच इस समय इसकी प्रेसिडेंट है। पहले ये अजय त्यागी हुआ करते थे, अब नहीं है, ध्यान रखिएगा। 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी सेबी की। सेबी का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा कि इसमें भी कोई दिक्कत है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में फर्मों द्वारा उठाए गए वाणिज्यिक उधार के लिए इष्टतम बचाव अनुपात कितना अनुमानित किया गया है? इष्टतम बचाव अनुपात, ऑप्टिमम हेज रेशियो फॉर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स, ये कितना किया गया है, कितना अनुमानित किया गया है? तो ये है 63%। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना रखा गया है? ये 63%। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि इष्टतम बचाव अनुपात होता क्या है? जो कुल परिसंपत्ति होती है या जो देयता जोखिम होती है, कुल परिसंपत्ति या देयता जोखिम का जो प्रतिशत दर्शाया जाता है उसी को इष्टतम बचत अनुपात कहा जाता है। एक इकाई अगर विनिमय दर में उतार चढ़ाव होता है तो इसमें उसी हिसाब से इसमें बचाव, इसमें सुधार की कोशिश की जाती है। तो इसमें जो होता है कुल परिसंपत्ति या देयता जोखिम का प्रतिशत जो होता है वही होता है ये इष्टतम बचाव अनुपात। रक्षा कंपनी श्वाब को भारतीय सशस्त्र बल द्वारा एकल शॉर्ट एंट्री आर्मर हथियार 84 की आपूर्ति के लिए चुना गया। तो ये जो कंपनी है श्वाब, ये कहां की कंपनी है, किस देश की कंपनी है? तो यह है स्वीडन की कंपनी। कहां की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है। 84 CS ये जो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रयोग किया जाता है, एकल शॉर्ट एंटी आर्मर हथियार है, ये यहां की कंपनी है, स्वीडन की, वहां से लिया जाता है। अगला जो प्रश्न है, 26 जनवरी 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम क्या है? 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है और 26 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है।
इंटरनेशनल कस्टम्स डे, और ये दिन जो सीमा शुल्क के अधिकारी हैं, जो एजेंसीज हैं, उनकी क्या भूमिका है, इस पर है। एक डेटा संस्कृति को अपनाने और डेटा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में कितना भुगतान किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 29.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत ने भुगतान किया है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में। ये भारत का भुगतान है, भारत का हिस्सा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत 193 देशों में से 24 सदस्य देशों के 2022 ऑनर रोल में भी शामिल हो गया है। जिन्होंने यूएन नियमित बजट आकलन का पूरा भुगतान किया है, उनको ऑनर रोल में शामिल किया गया है। तो भारत भी इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन में ये जो इसका हिस्सा है, ये एक बड़ी बात है। भारत का ये प्रतिनिधित्व एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम निम्नलिखित में से किसकी प्रथम पुस्तक है? किसकी प्रथम पुस्तक है? ये इनकी पहली ही पुस्तक है। पूछा जा रहा है कि ये इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सुभाष चंद्र गर्ग है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये फरवरी मार्च में ये प्रकाशित हुई है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये किताब पूछी जा सकती है आपसे, क्योंकि ये भारत के पूर्व वित्त सचिव रहे हैं। गूगल ने भारत में डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विस्तार में तेजी लाने के लिए किस कंपनी में 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? कितना? 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत ने किया है। तो ये है भारतीय एयरटेल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल कट हो जाएगा। भारतीय एयरटेल में किया है। भारतीय एयरटेल 1995 में स्थापित हुई थी। 1995 से भारत में काम कर रही है। गूगल की जहां तक बात करें तो गूगल 1998 में स्थापित कंपनी है। कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना हुई थी। और ये सुंदर पिचई जो है, ये इसके सीईओ है इस समय गूगल के, भारतीय मूल के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्थापना जब हुई थी तो इसके संस्थापक थे लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये लोग गूगल के संस्थापक थे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सी मीन्स बिजनेस कार्यक्रम के तहत फिक्की की एम्पावरिंग द ग्रेटर 50% पहल के साथ साझेदारी की है? ये वो सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी जिसका नाम पहले फेसबुक हुआ करता था, तो उसका नाम अब मेटा हो गया है। तो यहां फेसबुक और मेटा अगर दोनों दिया है तो किस कंपनी ने किया है, तो यहां पे मेटा टिक कीजिएगा, है ना। तो सोशल मीडिया की दिग्गज है ये, इससे बड़ा कोई नहीं है। सबसे ज्यादा इसके पास आप कह सकते हैं कि फेसबुक पे अकाउंट सबसे ज्यादा सबका, व्हाट्सएप इसी के अंतर्गत आता है। तो 50% एम्पावरिंग द ग्रेटर 50% पहल के तहत साझेदारी ये फिक्की ने की है। महिलाओं के लिए जो एक व्यवसायिक स्थिति होती है, साइक पारिस्थितिकी तंत्र जो डेवलप किया जाता है, उसके लिए इसको बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाटा समूह ने एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए किस बैंक को पसंदीदा बैंकर के रूप में नहीं चुना है? मतलब इसमें से 4 बैंकों में से 3 को चुना है। ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। अभी आरओ का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न। तो किसको नहीं चुना है? तो आईसीआईसीआई को नहीं चुना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुना है, बैंक ऑफ बड़ौदा को चुना है, एचडीएफसी को चुना है। इन तीनों को तो चुना है, लेकिन आईसीआईसीआई को इसने नहीं चुना है। अगला जो प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। बजट से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने ये लगातार चौथी बार, वैसे कोरोना काल में दूसरी बार बजट पेश किया है। सही है। ये बजट पिछली बार की तरह पेपरलेस नहीं रहा, तो इस बार का भी पेपरलेस है। पेपरलेस क्यों नहीं रहेगा? कोरोना का संकट तो था ही। इस समय अगर पेश होता तो हो सकता है, लेकिन अभी भी इस समय भी पेश होता तो पेपरलेस ही रहता। वैसे ये फरवरी की न्यूज। भारत में शीर्ष व्यापारिक साझेदारों का सही अवरोही क्रम क्या है? भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों का सही अवरोही क्रम, तो पहला इसमें अमेरिका है, दूसरा इसमें चीन है, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात है, और तीसरा जो है इसमें संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, और चौथा सऊदी अरब। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन इसका याद रखिएगा, अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। वैसे अगर देखा जाए कि अमेरिका के साथ आपसे पूछ लिया जाए कितने बिलियन डॉलर का व्यवसाय है, तो अमेरिका के साथ 112.3 बिलियन डॉलर का व्यवसाय है, और चीन के साथ 110.4 बिलियन डॉलर का व्यवसाय है।
तो बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अमेरिका नंबर 1 पे है। आंकड़े तो आंकड़े होते हैं। भारत सरकार की ओर से किस बैंक ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के वित्त पोषण के लिए श्रीलंका के साथ $500 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की है? किसके साथ? तो ये भारतीय निर्यात आयात बैंक, पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद वित्त पोषण के लिए श्रीलंका के साथ इसने ये किया है, और भारतीय निर्यात आयात बैंक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा सी। तो किस बैंक ने किया है? भारतीय निर्यात आयात बैंक ने किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये 1982 में स्थापित हुआ था, 1982 में 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस पर्याप्त पूंजी न होने के कारण रद्द कर दिया? किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये नासिक का बैंक है। कहां का? इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक, इसका इसने लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है। और ये किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। आरबीआई ही तो ये सब करता है। लाइसेंस देने का काम जो करेगा वही रद्द करने का भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में देश के उच्चतम और न्यूनतम बेरोजगारी दर वाले राज्य क्रमशः थे? कौन से राज्य थे? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और तमिलनाडु। कौन सा इसमें से हो जाएगा? या हरियाणा, तेलंगाना या जम्मू कश्मीर, सिक्किम? तो हरियाणा ये न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य, उच्चतम बेरोजगारी दर वाला राज्य, और तेलंगाना न्यूनतम बेरोजगारी, उच्चतम पहले पूछ रहा है ना, तो हरियाणा और तेलंगाना, ये क्रम याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, और अगर सबसे आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे राज्य अनुसार, जैसे सबसे हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गई, इसके बाद में सेकंड स्थान पे कौन आता है? तो हरियाणा के बाद में राजस्थान में बेरोजगारी देखी गई है। हरियाणा में 23.4% बेरोजगार है ना, उच्चतम है यहाँ पर, और फिर राजस्थान में है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तेलंगाना के बाद कौन है, तो तेलंगाना के बाद न्यूनतम बेरोजगारी आपको गुजरात में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? गुजरात में मिलेगी। अगला जो प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय ये फिलीपींस के मांडियोंग में है। पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में इस 38 सदस्य हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस समय इसके 68 सदस्य हैं, 38 नहीं 68। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। कब की गई थी? 1966 में। ईयर बहुत जरूरी है याद रखना। और इसके द्वारा जो आंकड़े भी जारी किए गए, उसमें भारत को सॉवरेन उधार में रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए हैं। ये करंट की न्यूज, इसी कारण से चर्चा में आया है। बी ऑप्शन का गलत हो जाएगा, मतलब यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत के कितने अंक हैं? कितने अंक भारत ने अर्जित किए हैं? तो ये 63 अंक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 63 अंक इसने प्राप्त किए हैं डिजिटल कौशल तत्परता नेतृत्व में। ये भारत ने 63 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। और ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, तो उसी से संबंधित ये ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, ये संबंधित जो फर्म है उसने ये जारी किया है। और ये डिजिटल कौशल संकट और कार्यवाही की आवश्यकता क्या है, इस पर प्रकाश डालता है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, अंक आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र पहला व्यावसायिक स्तर का ये होगा, और इसकी जो स्थापना है वो खंडवा में की जाएगी। कहां पर की जाएगी? खंडवा में। और खंडवा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खंडवा में इसकी स्थापना की जाएगी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 8 फरवरी 2022 को जो जारी किया गया था, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति इसमें कौन थे? तो गौतम अडानी। अब अभी वर्तमान में ये 5th पोजीशन पे पहुंच गए हैं पूरे वर्ल्ड में। खैर ये स्थान परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन ये फरवरी इसीलिए लिख दिया गया है कि आप याद रखें गौतम अडानी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए स्वैच्छिक रिटेंशन मार्ग के अंतर्गत निवेश की सीमा 1,50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो इसको करी है 2,50,000 करोड़ रुपए। पहले रिटेंशन मार्ग के अंतर्गत जो एफडीआई होती थी 1,50,000 करोड़ रुपए की सीमा थी, अब 2,50,000 करोड़ रुपए की सीमा इसकी कर दी गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। भारत का विश्व स्तर पर चौथा स्थान, सऊदी अरब शीर्ष स्थान पर है, क्या ये सही है? और नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर है। तो दोनों में से एक ही सही होगा। तो सऊदी अरब इसमें शीर्ष स्थान पर है, सऊदी अरब सबसे ऊपर है, और उसके बाद में सेकंड स्थान पर आपका नीदरलैंड आता है। आपसे अगर थर्ड पोजीशन पूछ ली जाए
तो थर्ड पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, नीदरलैंड के बाद में थर्ड पोजीशन पे स्वीडन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये पहला दूसरा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी के महीने में कितनी दर्ज की गई, कितनी दर्ज की गई खुदरा मुद्रास्फीति भारत की जनवरी के महीने में, तो ये 6.01%, इसका सही उत्तर होगा, ये जीरो यहां पे शायद लगना छूट गया है, 6% के सहिष्णुता बैंड को इसने पार किया था। जो 4+-2 की बात होती है तो 2 से 6 के बीच की बात होती है, तो 6 को ये पार कर गई थी जनवरी महीने में, इसी कारण से ये प्रश्न 6.1% ये सही है, या 6.01% शायद मुझे याद आ रहा है, लेकिन 6 को पार किया था इसने, 6 पास ही था, इतना नहीं था कि इससे ऊपर चला जाए, तो ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में निम्नलिखित से किस कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है, तो ये पुरस्कार जीता है रेलटेल ने, रेलटेल ने ये पुरस्कार जीता है। रेलवे से संबंधित जो टेक्नोलॉजी का विकास है, रेलटेल, रेल के टेलीकॉम का जो विकास होता है वो रेलटेल करती है, ICAI अवार्ड इसने अभी प्राप्त किया है। निजी क्षेत्र में किस बैंक ने खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम प्रारंभ किया? एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया, किस बैंक ने प्रारंभ किया खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण के समाधान के लिए? तो ये किया है एस बैंक ने, थोड़ा सा याद रखिएगा, एस बैंक ने किया है। यहां पे नाबार्ड भी दे सकता है, यहां पर आपको कोई SBI बैंक भी दे सकता है, RBI भी ऐसे सीधे लिख सकता है, तो यस बैंक, क्योंकि ये निजी बैंक है इस कारण से ये पूछा जा सकता है। एग्री इन्फिनिटी में यस बैंक। भारत की थोक महंगाई जनवरी में कितनी दर्ज की गई? भारत में अगर जनवरी में पूछ ली जाएगी तो 12.96% ये दर्ज की गई थी, है ना, 12.96%, और पिछले महीने में 13.56% थी दिसंबर में, और उसके बाद में ये घटी थी, इस कारण से चर्चा में रही थी। नवंबर में तो ये 14.87% के आसपास, मतलब ये यही आंकड़ा था, यहां पहुंच गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा होगा? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर। तो UPI प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला देश, ये जनवरी में घोषणा की गई थी कि ये देश नेपाल है, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इसने घोषणा की थी कि नेपाल इसको अपनाएगा। अगला जो प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? डेट और पूछी जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी को इसका दिवस मनाया जाता है, तो 19 फरवरी 14, 15 कब शुरू की गई थी? 19 फरवरी तो अगर आपको याद है तो ये ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो ये 2015 19 फरवरी को शुरू की गई थी, सी इसका सही है। भारत सरकार तथा विश्व बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितने ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कितने रुपये के, यहां पर अगर लिख दिया जाए तो ज्यादा सही हो जाएगा, कितने रुपये के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो $115 मिलियन की बात इसमें की है भारत और विश्व बैंक के मध्य में, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये अभियान का संबंध किस योजना से है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। योजनाओं में भी हम इसको डिस्कस कर सकते थे, जो क्वेश्चन यहां हो जाएंगे वहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी अपना तो हमको सब कुछ है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप डेली टेस्ट देके अपने परफॉर्मेंस को सुधारना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी तैयारी सही हो जाए, तो प्रतिदिन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो कि 5 मई से शुरू है, इसको आप ज्वाइन करिए। रोज आपको टेस्ट मिलेंगे, इसके लिए आपको डिटेल चाहिए तो 6307281212 पर व्हाट्सएप करिए UPPCS डेली टेस्ट, और आपको डिटेल मिल जाएगा। बहुत कम पैसे में ये है, और इसमें टेस्ट जो है डेली होंगे संडे को छोड़ के, और डाउट सेशन भी इसमें रहेगा, तो आप इसको ज्वाइन करके अपना जो स्कोर है उसको बढ़ा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया? क्योंकि ये ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, महासागरीय क्षेत्र से रिलेटेड है, और ये भारत ने किया है फ्रांस के साथ, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस के साथ ये किया है। ODOP पहल के तहत लेवेंडर को किस जिले का ब्रांड उत्पाद नामित किया गया है? तो लेवेंडर को जम्मू कश्मीर में डोडा है, डोडा डिस्ट्रिक्ट का ये जो है यहां का ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट
वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद की जो बात होती है, तो लेवेंडर को जम्मू कश्मीर का जो डोडा है वहां का ये ब्रांड घोषित किया गया है। भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, तो भारत का जो मनाया जाता है वो 24 का जनवरी नहीं 24 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की ये उसके कामों को सम्मान देने के लिए अपनाया जाता है, और उसकी ये 24 फरवरी 1944 को क्योंकि स्थापना, यह अधिनियम लागू हुआ था, और उसी के 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम का कानून जो है उसको लागू किया गया था, तो इसी कारण से यह डेट चुना गया है। संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? अभी इसके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो यह है, ये जबकि बात है अगर होंगे तो आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जनवरी फरवरी की बात है, तो उस समय विवेक देवराय। कौन है? विवेक देवराय। जो ईएसी पीएम के अध्यक्ष हैं वो कौन है? विवेक देवराय। तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी से कब तक मुख्य वित्तीय सेवा समाधान लागू करने को कहा है? तो इसका सही हो जाएगा 30 सितंबर 2025। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनबीएफसी गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां हैं उनको निर्देश दिया है आरबीआई ने कि इसको 30 सितंबर 2025 तक आप लागू कर दीजिए, ठीक है, और ये लास्ट इसकी डेट रखी गई है। ए ऑप्शन इसका सही है। केंद्र सरकार निम्नलिखित में से कहां एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने जा रही है? एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर स्थापित करने जा रही है? तो ये सिंधुदुर्ग में स्थापित करने जा रही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधुदुर्ग में ये स्थापित करने जा रही है एमएसएमई, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम जो मंत्रालय है और उससे संबंधित जो प्रौद्योगिकी का केंद्र है वो सिंधुदुर्ग में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। आपको कमेंट करके बताना है ये कहां पर है, किस स्टेट में है, ये सब प्रश्न आप उत्तर दिया कीजिए। और आज के इस एपिसोड का, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, माधवीपुरी भुज को अजय त्यागी की जगह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मैंने अभी शुरू में डिस्कस किया था कि अजय त्यागी अब नहीं है सेबी के अध्यक्ष, अब माधवीपुरी भुज है, बताया था ना वहां पे। तो माधवीपुरी भुज को यह बनाया गया नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वे है सेबी की पहली महिला प्रमुख। क्या ये बात सही है? अध्यक्षता करने वाली पहली गैर आईएएस, ये आईएएस नहीं है, ये आईएएस नहीं है, अभी तक आईएएस ही अधिकतर इसके बनते ही थे, तो गैर आईएएस ये बनी है। और पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर, ये है क्या? बैंकर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी सही हो जाएंगे इसके। माधवीपुरी भुज, इनका ध्यान रखिएगा, ये सेबी की अध्यक्ष नियुक्ति है और ये तीनों बातें इनके बारे में सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको अगर ये अच्छा लगा तो लोगों को पहुंचाइए, हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़कर आप जरूर लाभ उठाइए। सेकंड इसका एपिसोड आएगा, और ऐसे ही एनवायरमेंट के, वैज्ञानिक परिदृश्य के, राज्य व्यवस्था के जो करंट अफेयर है वो सब आते रहेंगे। आप लोगों को अगर पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबा के जाए, और अगर पसंद नहीं आता है तो आप क्यों पसंद नहीं आता है ये बताएं, और जो मैंने प्रश्न